जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट 10 हम लोग देखने वाले हैं और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट 10 में हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर कल आया है उसके 35 सवाल लेके आए हैं और इन 35 सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कितने सवाल नए हैं, कितने सवाल पुराने हैं, कितने सवाल मुश्किल हैं, कितने सवाल आसान हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, अंदाजा आपको लग जाएगा। हालांकि हम आपको शुरुआत से ये चीज़ें बताते आ रहे हैं कि रेलवे का एग्जाम में जो मैथ और रीजनिंग का जो 2 पेपर होता है, इन दोनों ही पेपर में भाई साहब सारे के सारे सवाल रिपीट होते हैं, डाटा चेंज होता है, क्वेश्चन का पैटर्न सारा का सारा रिपीट होता है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर जो आपका 10/7 जो 2026 को कंडक्ट हुआ था उसी का ना आंसर किया है, हम आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिए हैं और आज हम आपको इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कितना चीज हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, कितना सटीक हम आपको करवा रहे हैं इस छोटे से चैनल पे जहाँ पे मात्र 1300 कुछ लोग हैं। इस पे हम आपको इतना इम्पोर्टेंट चीज दे रहे हैं जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में ही आएगा। इधर उधर की चीज़ें हम आपको नहीं दे रहे हैं, इतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ को बिल्कुल विस्तार से, डिटेल से, लंबे चौड़े तरीका से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल वही चीज़ बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में करना है और जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। और आपको क्या चाहिए बताइए। ये अलग बात है कि आप लोग अभी भी है जो है सपोर्ट करने में कमी कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ आपको दे रहे हैं। और अभी इस भटकाव के दौर में जो चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मैथ में आपको पूरा बड़ा बड़ा बुक जो है नहीं पढ़ना है, बड़ा बड़ा पोथी नहीं पढ़ना है, सिंपल सा प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए और खुश रहिए। ठीक है, हम जो आपको यहाँ करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में क्या है, वो सारा का सारा पूछा हुआ सवाल ही तो है और वही सवाल तो आपका पूछ रहा है। जरा आप इन सवालों को ध्यान से देखिए। ये सवाल आपका मेंसुरेशन से है, क्या ये नया सवाल है? नहीं जी नहीं, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसके आगे आइए, इस सवाल को देखिए, घातांक और करनी से सवाल है। ऐसा सवाल पूछ चुका है कई बार। यूजी का जो आपका पेपर हुआ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल का 12th लेवल वाला, उसमें भाई साहब सारा का सारा सवाल, इस सवाल को देखिए कई बार आ चुका है सेम डाटा के साथ। ठीक है, आगे आप इस सवाल को देखिए, कई बार सीधा ये फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो आगे और भी सवाल है, टोटल 35 सवाल, टोटल 35 क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आता है, 35 सवाल, वो भाई साहब 35 क्वेश्चन आपके सामने हम रखने वाले हैं और आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है। सारा का सारा ताजा ताजा सवाल है, बस सवाल ताजा है, इसके अंदर जो सारा कंसेप्ट है, डाटा है, वो सारा का सारा पुराना है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। और जो हम आपको प्रथम बैच में इतना सटीक बता रहे हैं, इतना सटीक चीज बता रहे हैं कि भाई साहब जो पेपर में आएगा वही बता रहे हैं, आपको इधर उधर भटकना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथ है तो हमें जो है एक एक चैप्टर से 400 300 सवाल लगाने होंगे, नहीं, चैप्टर के वेटेज के हिसाब से 200 सवाल, 150 सवाल, 100 सवाल काफी होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में 50-60 सवाल सफिशिएंट होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में 100 से 150 सवाल सफिशिएंट होता है। तो उसी तरीके से तो हम आप लोगों को इसमें पढ़ा रहे हैं और मात्र 349 रुपया में, है ना। और क्या चाहिए, इतना सटीक आपको दे रहे हैं, फिर भी आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि बहुत ही सटीक, आपको यकीन नहीं होगा ये जो छोटा सा चैनल है जिसमें 1300 लोग हैं, इतना क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं कि आपको मैथ के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मिलियन वाले बिलियन वाले चैनल में भी नहीं जाना है आपको। ठीक है, हम आपको यहीं पे सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं और कुछ दिनों में आपके सामने हम टेस्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी काम कर रहे हैं उस पर, अकेले हैं लेकिन दमदार तरीके से काम कर रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको दे रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से और लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। ठीक है, तो जरा इस सवाल को देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में सवाल को करना कैसे है। सवाल तो सारा का सारा सवाल रिपीटेड है, ठीक है, करना कैसे है, तरीका क्या है। तो कहता है कि धातु की एक शीट आयताकार है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोने से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को काटा जाता है। शेष शीट को एक बंद बॉक्स बनाया जाता है। इसमें 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले कितने माचिस के डब्बे आ सकते हैं। तो एक बात बताइए, जब हम इस शीट को जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, तो हम दोनों तरफ ऐसे समझ लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए, ये भाई साहब ये हमारा शीट है, ठीक है, लंबाई 56 है, चौड़ाई 40 है, ठीक है। प्रत्येक कोने से 10 सेंटीमीटर काट देंगे, ठीक है। प्रत्येक कोना पे 10 सेंटीमीटर काट देंगे प्रत्येक कोना पे। ये वाला हिस्सा जो है काट के हटा देंगे तो इसका लंबाई दोनों तरफ से 10-10 घट जाएगा ना। 56 है, 10 इधर घटा, 10 इधर घटा, चौड़ाई भी तो 10-10 दोनों साइड से घट जाएगा ना, 10 इधर 10 इधर। तो सर इसका जो लंबाई होगा वो 36 हो जाएगा और जो चौड़ाई है वो कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब इसको जब मोड़ेंगे ना तो इसका ऊंचाई जितना काट रहे हैं 10 सेंटीमीटर काट रहे हैं, तो इसका ऊंचाई क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही ना होगा। तो सर इस बक्सा का आयतन कितना होगा। बोले सर आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है। बोले जी हाँ। अब भाई साहब ये बक्सा का आयतन है, इसके अंदर छोटा छोटा माचिस की डिब्बी हमें रखना है। और सर अगर हम इस पूरे आयतन को एक माचिस के डिब्बी के आयतन से भाग लगा दे तो कितना माचिस की डिब्बियां आएगी, निकल के आ जाएगा। बोले जी हाँ, एक माचिस की डिब्बी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। भाई साहब इतना ही काम आपको एग्जाम में करना है, 4 गुना 2 गुना 1.5। भाई साहब इतना ही काम आपको एग्जाम में करना है, न इससे ज्यादा न इससे कम। नीचे देखो 4 दूना 8 और 8 का 1.5 गुना 12, तो सर ये पूरा नीचे 12 है, 12 से 3 बार में 36, 3 दूना 6, 6 पे 2 0, 600 माचिस का बॉक्स आएगा। कहानी खत्म हो गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या ये सवाल पहला बार आया है? नहीं, सैकड़ों बार आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा अगला सवाल को देखिए ध्यान से। इस सवाल को घातांक और करनी का सवाल है। 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 4 बट्टा सेम चीज 2 का पावर 2 3 का पावर 2 5 का पावर 2। जब बेस सेम है और चीजें जो है भाग में है तो सर पावर को घटा देते हैं। मतलब 2 का पावर 4 में 2 का पावर 2 जाएगा तो सर ऊपर 2 का पावर 2 बचेगा, गुना 3 का पावर 4 में 3 का पावर 2 जाएगा तो सर 3 का पावर 2 बचेगा, गुना 5 का पावर 4 में 5 का पावर 2 जाएगा तो 5 का पावर 2 बचेगा। ऊपर क्या हो गया 5 का पावर 25 गुना 9 225 और 225 गुना 4 4 दूना 800 और 1 900 900 इसका क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर हो गया। क्या यह सवाल पहली बार आया है? जी नहीं। नया है? बिल्कुल नया नहीं है। कई बार हम आपको ऐसा सवाल बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते जाइए एक एक चीज को। कहता है कि प्रत्येक 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है। परिणामी घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। अगर घन का आयतन 216 मीटर क्यूब है, इसका मतलब इसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर होगा। 6 सेंटीमीटर होगा। बोले जी हाँ 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, 6 का क्यूब 216, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर होगा। जब 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले दो घनों को जोड़ेंगे तो सर जो घनाभ बनेगा उसका लंबाई 6 और 6 12 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 6 और 6 ही रहेगा। बात को समझ गए? ऐसा सवाल बता चुके हैं, बिल्कुल बता चुके हैं। निकालना क्या है घनाभ का डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। इतना ही काम करना है आपको। 144 और 36 आपका हो गया
80 80 और 36 हो गया आपका 216। 216 मतलब 6√6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। इतना ही काम तो करना है आपको एग्जाम में। और करना क्या है जरा ध्यान से देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा 27x³ प्लस 343y³ प्लस 189x² प्लस 441xy² के तुल्य है। जरा ध्यान से देखो भाई साहब, ये 3x³ ही तो है और ये 7y³ ही तो है। इसका मतलब ये 3x प्लस 7y का होल क्यूब का फॉर्मूला ही तो है, सीधा सीधा। और करना क्या है आपको, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको डिटेल में सॉल्व करके देखने से कोई फायदा है नहीं। क्या ये सवाल लीनियर इक्वेशन का सवाल नया है? जी नहीं, नया नहीं है, पुराना सवाल है, रिपीटेड सवाल है। कह रहा है कि नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों के निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, इसका मतलब होता है कि इन दोनों ही इक्वेशन के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो बराबर होता है। मतलब हम आपको कंडीशन लिख देते हैं A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में क्या होता है C1/C2 होता है। बोले जी हाँ, हमसे A और B का वैल्यू पूछा है। ये यही चीज होता है ना, यही चीज होता है, बिल्कुल यही चीज होता है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे हमको C1 और C2 का रेशियो दिख रहा है। भाई साहब C1 का 2 गुना है C2, 1/2, 15 दूना 30। तो यहाँ से 3 का 2 गुना 6, A का वैल्यू 6 हो जाएगा। 7 का 2 गुना 14, A का वैल्यू 14 हो जाएगा। B का वैल्यू 14, A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 14। अब देखो 3/6, 7/14, 15/30, सबका रेशियो 1/2, 1/2, 1/2 है और आपस में सब बराबर है। नया सवाल है? बिल्कुल नया नहीं है, पुराना सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। टाइम इनवर्स का कितना हलवा सवाल पूछ दिया है कि A किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग अपूर्ण रह जाएगा। एक बात बताइए भाई साहब, 9 और 22 का एलसीएम कितना? बोले सर 9 और 22 का एलसीएम 22 निम्मा 198 हो गया। मतलब A जो है 22 काम करेगा और B 9 काम करेगा। बोले जी हाँ, एक दिन में। अब ये लोग एक दिन में कितना काम कर लेगा? ये 9 काम और ये 22 काम, 22 और 9 कितना? 31 काम। अगर एक दिन में 31 काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है 2 दिन तक काम किया है तो 2 दिन में 62 काम करेगा। 198 में से 62 काम हो गया, कितना काम बच गया? बोले सर 6 और 3 136। 136 काम आपका बच गया, कितना में? बोले सर टोटल 198 काम था। बोले इसको सॉल्व कर दो भाई, तो ऊपर हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ऊपर हो जाएगा आपका 66। 8 में 2 गया 6, 9 में 6 गया 3, 136, 198 और 2 निम्मा 18, 2 निम्मा 18, नीचे आपका 99 हो जाएगा। अच्छा 2 छक्के 12, 2 8 16 ना, तो 68/99 काम क्या बच गया। यही तो पूछा है। और इसमें करना क्या है, निहायत ही आसान सवाल। भाई साहब इस प्रथम बैच में अगर आप इनरोल हो जाएंगे ना तो आपका मैथ का झमेला खत्म हो जाएगा। आप यकीन मानिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। सिर्फ इसी बैच में जितना वीडियोस आपको हम दिए हैं उन्हीं लेक्चर को अगर आप ध्यान से 2 बार 3 बार जितना बार देख सकते हैं देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। ठीक है, कह रहा है कि एक दुकानदार लैपटॉप को 40,000 में खरीदता है, वह पहले इसे 20% के लाभ पर बेचता है, बाद में खरीदार इसे 10% की हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? ऐसा सवाल बताया है, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस में आपको बताया है। ठीक है, तो ऐसा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 40,000 रुपया लैपटॉप का दाम है। ठीक है, पहले 20% के प्रॉफिट मतलब 120 और 120 का फ्रैक्शन 6/5, फिर दूसरा जो है उसको 10% के हानि पर मतलब 90 में बेचता है, मतलब 9/10। अब आप ध्यान से देख लो, ये भाई साहब 0 से 0 निपट गया, 5 से निपट गया 800 बार में। तो भाई साहब 6
6 9 54, 2 जीरो ही रहेगा कैलकुलेशन में, आंसर में 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 2 जीरो देख लो, कुछ नहीं करना है आपको, 2 ही जीरो तो रहेगा, खत्म हो गया बात। ऑप्शन आपके सामने किस लिए है, फायदा है ना। देखो बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, इसीलिए आपको हम डेफिनेशन बताते हैं, बड़ा बेसिक सा सवाल है। नीचे दिए गए चतुर्भुजों के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला है कि समद्विबाहु समलम चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है, तो भैया बराबर नहीं होती है। जो समलम चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, और जो समांतर होती है वो बराबर नहीं होती है, वह उनका लेंथ अलग अलग होता है। ये कह रहा है कि ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, और मान लो कि ये दोनों भुजा जो समांतर नहीं है ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों समांतर है बराबर नहीं होगा, गलत बात है ये, ठीक है। समांतर है बराबर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है जी, समांतर है बराबर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, समांतर है बराबर नहीं होगा। दूसरा है कि पतंग एक समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल नहीं। पतंग समांतर चतुर्भुज में जो भैया पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं है। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, ये बात सही है, जितना वर्ग है सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है तो सम चतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, तो सर जो वर्ग है वो सम चतुर्भुज होगा। किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज समलंब होता है? जी नहीं। कोई भी चतुर्भुज होगा आपके सामने, कोई भी चतुर्भुज होगा आपके सामने, अगर आप उनके मिड पॉइंट्स को मिला देंगे, अगर उनके मिड पॉइंट को मिला देंगे तो जो फिगर बनेगा वो भाई साहब समांतर चतुर्भुज बनेगा, ना कि समलंब। क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, समलंब नहीं बनेगा। तो ये भी आपका गलत है। तो ओनली सी ऑप्शन डी में केवल सी हमारा सही है, बाकी सारा का सारा क्या है? गलत ही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो लाइन एंड एंगल का सवाल है, दी गई फिगर में ए बी सी डी के समांतर है। बोले ठीक है। आर एस एक तिर्यक छेदी रेखा है, बहुत अच्छी बात है। एक्स का मान बताइए, यहाँ पे एक्स है, ये एक्स है। एक बात बताइए, ये एक्स है और ये हमारा 55 डिग्री है, तो सर एक्स का वैल्यू भी 55 डिग्री होगा क्या? जी हाँ। क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब ये दोनों संगत कोण ही तो है, और संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है लाइन एंड एंगल में। अभी भी लाइन एंड एंगल का वीडियो जो हम प्रथम बैच में दिए हैं वो यूट्यूब पे फ्री है, आप देख सकते हैं जाके, एक एक चीज हमने वहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक भी सवाल बाहर है ही नहीं। 10 भुजाओं वाले आकृति के 5 अंतः कोणों में से, 5 अंतः कोणों में से प्रत्येक का माप 185 डिग्री है। यदि शेष 5 अंतः कोण बराबर है तो इन 5 कोणों में से प्रत्येक का माप डिग्री में बताइए। पॉलीगन का, कंप्लीट पॉलीगन का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे है मेरा, आप जाके देख लेना, ठीक है। प्रथम बैच में आना ना आना आपकी डिसीजन है, लेकिन आप एक बार पॉलीगन वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो भाई कोई भी पॉलीगन हो, अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला। n का वैल्यू क्या है? कितना भुजा? 10 भुजा, तो सर 10 में 2 गया 8, और 8 गुना 180, 8 गुना 180, 18 8 144, 1440 डिग्री होगा। ये जो 10 भुजाओं वाला बहुभुज है उसका आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री होगा। अब देखो कह रहा है कि 5 अंतः कोणों में से प्रत्येक का माप 185 है और बाकी का 5 कोण बराबर है। तो अगर इस 185 का 5 गुना कितना होगा? 5 पचे 25, 25 8 40 और 2 42, 5 कम 5 और 4 9। अगर हम इस 925 को इसमें घटा दे, 5 यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, यहाँ आपका 14 में 9 गया 5।
तो जो शेष 5 अंता कोण है जो कि बराबर बराबर है, उनका कुल योग 515 है। अगर इसी को हम 5 से भागा दे दें तो सर ये कितना 103 नहीं आ जाएगा? मतलब प्रत्येक कोण 103 डिग्री का होगा, मतलब 5 कोण 103 103 103 डिग्री का है और 5 कोण 185 185 185 डिग्री का है। ठीक है, तो यही चीज हमसे पूछा है, बड़ा सिंपल सा बात है। कितना पुराना सवाल है, कितना बार रिपीट करेगा रे बाबा इस सवाल को। किसी कमीज के मूल्य में 20% की वृद्धि फिर 20% का कमी, तो सर नेट चेंज क्या होता है? 4% का कमी होता है। +20 माइनस 20 गुना 20 भागा 100, माइनस का 4% का कमी होता है। कितना बार आएगा एक ही सवाल। ठीक है, देख लीजिए। एक आयताकार मैदान की परिमाप 68.5 मीटर है, 68.5 मीटर गुना 45.6 मीटर है। मैदान के बाहरी भाग के चारों ओर 2.4 मीटर के एक समान चौड़ाई का पथ बनाया जाता है। ठीक है, तो पथ के बाहरी परिमाप और मूल मैदान के परिमाप के बीच का अंतर। तो भाई साहब जैसे कि एक आयताकार मैदान ऐसे है, ठीक है, जिसका लंबाई 68.5 है और चौड़ाई 45.6 है। अब इसके चारों ओर बाहर से ना एक और रास्ता बनाते हैं। ठीक है, और जो रास्ता का जो चौड़ाई है भाई साहब वो 2.4 मीटर है। ये जो चौड़ाई है ये भाई साहब ये 2.4 मीटर है, ये 2.4 मीटर है। ठीक है, ये जो चौड़ाई है ये 2.4 मीटर है, ये 2.4 मीटर है। ठीक है, ये 2.4 मीटर है। यही चीज ना बोला है सवाल। तो कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि जो बड़ा वाला आयत है और जो छोटा वाला आयत है इनके परिमाप में अंतर कितना है। सर सीधा सा फॉर्मूला है कि परिमाप में अंतर क्या होगा, जो रास्ता का चौड़ाई होगा उसी को 8 से गुना कर दीजिए। रास्ता का चौड़ाई 2.4, 24 80 192 19.2 मीटर क्या होगा, रास्ता इनके पेरीमीटर का डिफरेंस होगा। इसका पेरीमीटर निकालेंगे और इसका पेरीमीटर निकाल के घटाएंगे तो 19.2 मीटर ही आएगा। इसको हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। देखो क्या ऐसा सवाल पहली बार पूछा गया है? बिल्कुल भी नहीं, रिपीटेड सवाल है। तो tan sin a प्लस cos a बराबर √6 sin a है, तो tan a का मान ज्ञात करिए। अगर हमें tan का वैल्यू निकालना है तो भाई साहब हम इसको tan में बदलने का कोशिश करेंगे। तो सर tan में बदलेंगे तो सबको cos से भागा देंगे, इसको भी cos a से भागा देंगे, इसको भी cos a से भागा देंगे और इधर भी cos a से भागा देंगे। बोले जी हाँ, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 10। तो ये हो गया 10 10 और ये है √6 10। तो सर 10 में √6 में 10 जाएगा, तो सर इधर से 10 को कॉमन करेंगे। tan a बराबर इधर क्या हो जाएगा √6 माइनस का 10 और सर इधर क्या हो जाएगा 1, cos अपॉन cos 1 ही तो होगा। अब सर 10 बराबर क्या होगा 1 अपॉन √6 माइनस का 10 बराबर tan a। बोले जी हाँ, क्या ये उत्तर है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसको रेशनलाइज करना होगा। और जब रेशनलाइज करेंगे तो सर ऊपर नीचे √6 प्लस 10 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे √6 प्लस 10 से गुना करेंगे। नीचे क्या होता है मेरा, नीचे होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर 6 और 10 का स्क्वायर 100, 100 में 6 गया तो सर माइनस का 94, 6 में 100 गया तो माइनस का 94, मतलब नीचे मेरा 94 होगा। ये देखो 99 है, ये 94 है, ये 96 है और ये 96 है। तो सर ऑप्शन बी आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि 3059 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/8 बराबर है।
तीसरे भाग का मान ज्ञात करिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या ये पहला बार आया है सवाल? बिल्कुल नहीं, कई बार आ चुका है। रेशियो का सवाल है, ठीक है। तो सर अगर रेशियो बनाना है तो बड़ा ही सिंपल है। पहला भाग हम ए माने, ए का आधा बराबर दूसरा भाग बी माने, बी का 1/3 कितना है 1/4, ठीक है। तीसरा भाग सी है, सी का 1/8। यही है ना, यही है ना। तो सर इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इनका रेशियो यही ना हो जाएगा 2, 4, 8, यही ना इनका रेशियो हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू 8 हो जाएगा। 2, 4, 8। अगर आप इसको और भी काट सकते हैं, काट दीजिए 1, 2, 4, ठीक है। और 1, 2, 4, 4 और 2 6 और 1 7 का वैल्यू ही तो 359 रुपया है। अगर 7 का वैल्यू 359 है तो 1 का वैल्यू कितना, उसको 7 से भाग लगा देंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 25, 7 21, 7 7 49। 1 का जो वैल्यू आया वो 437 आया। हमसे पूछा है तीसरा भाग, मतलब 4 का हिस्सा, 4 का वैल्यू। तो सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 7 चौके 28 का 8 सब में है, 4 तिये 12 और 2 14, 48 48 सब में है। उसके बाद 4 चौके 16 और 2 18, 18 ऑप्शन ए 1848 आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा भाग, ठीक है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, समझने की देर है। देखो ज्योमेट्री से सवाल है। ज्योमेट्री आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, जरा देखिए कि हम आपको क्या पढ़ाया है ये चीज। कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु Q से केंद्र O वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और QR खींची जाती है। जरा एक शेप ले ले भाई मेरे, जरा हम एक सर्कल ले ले यहाँ पे, ठीक है। हम एक यहाँ पे सर्कल ले लिए, ठीक है। इसको हम मोटा कर देते हैं, ठीक है। हम एक यहाँ पे सर्कल ले लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका सेंटर O है। कह रहा है कि बाहर एक Q पॉइंट है, एक बाहर कहीं Q पॉइंट है, ठीक है। अब और इसका सेंटर O है। कह रहा है इस पे हम 2 टेंजेंट खींच रहे हैं, इस पे हम 2 टेंजेंट खींच रहे हैं, 2 टेंजेंट हम खींच रहे हैं, 2 टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। Q से, इस पॉइंट से Q से हम 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है। यदि OQ 41 है, देखो इसका सेंटर क्या है O है, O से Q जो है वो भाई साहब 41 है। OQ का वैल्यू कितना है 41 है, ठीक है। और कह रहा है कि एंगल PQR, देखो ये P है और ये R है। PQR जो ये वाला पूरा कोण है, जो ये वाला पूरा कोण है, ये भाई साहब 60 डिग्री का है। अगर एंगल PQR कितना का है 60 डिग्री का है, ठीक है जी, 60 डिग्री का है। और वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यही ना रेडियस है गुरु, यही ना रेडियस है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। बोले जी हाँ। ये मेरा कितना है 41 है, दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या का मिलन होता है तो सर 90 डिग्री का जन्म होता है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या 9 40 41 हमारा ट्रिपलेट नहीं है? 9 40 41 हमारा ट्रिपलेट है, 9 40 41 हमारा ट्रिपलेट है। बोले जी हाँ, ये तो हमारा ट्रिपलेट है। तो सर ये 9 है, ये 41 है, तो ये 40 है। और स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए हमसे पूछा है ट्रायंगल PRQ का परिमाप, PRQ, देखो PRQ यहां से ये इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है, इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है PRQ, इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है। इसको हम दूसरा कलर से कर देते हैं, इसको हम ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है। PRQ, PRQ का परिमाप पूछा है, PRQ का परिमाप पूछा है, समझे। इसका परिमाप हमसे पूछा है, इसका परिमाप पूछा है। अब एक बात बताइए, ये एंगल कितना का है 60 डिग्री का है। PQ और QR दोनों बराबर है 40 40। इसका मतलब ये कोण
और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बराबर भुजा के आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में 60 गया, 120, 120 का 2 बराबर हिस्सा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो भैया जी पी पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, समबाहु है। ये 40 ये 40 तो पी आर भी 40 होगा। तो सर इसका परिमाप क्या होगा, 40 गुना 3, और 40 गुना 3 कितना, 120। 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि एक व्यक्ति, देखो कितना लॉजिकल सवाल है कि एक व्यक्ति P स्थान से Q तक एक वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करता है जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% अधिक है। ठीक है, Q पर जब वो Q स्थान पर गया तो वहां पे रेट जो है 15% अधिक था। वह या कम था, कम था। ठीक है, वह यात्रा पर 150 खर्च करता है, ध्यान देना 150 खर्च करता है, 150 खर्च करता है और फिर भी P पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 बचाता है। वो Q पर जाता है तो 150 खर्चा होता है और वहीं पे 150 उसका बचता भी है। तो जो खर्च हुआ वो आपका बचत हुआ, मामला खल्लास हो गया। इसका मतलब है जो हमें डिस्काउंट मिला वो 15% का आधा मिला, 7.5% का डिस्काउंट मिला। पेन चलाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, प्योर लॉजिकल सवाल है ये। आगे बढ़ जाइए। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। अरे भाई साहब माध्यिका ज्ञात करना है, कैसे निकालोगे माध्यिका, जरा ध्यान से देखो। 4, 6, 8, 10, 12, 14 असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है ऑलरेडी। तो सर माध्यिका क्या होगा, 3 टर्म इधर से 3 टर्म इधर से, इसके बीच में 8 और 10 के बीच में 9 होगा, 9 ही हमारा माध्यिका होगा। ऐसे ही ना निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 30,000 का उधार लिया। यदि उसने अवधि के अंत में X% की वार्षिक दर से 4500 का ब्याज भुगतान किया, 4500 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो X का मान बताइए। एक बात बताइए कि अब 3 साल में 4500 इंटरेस्ट दे रहे हैं, हर साल कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1500। अगर हर साल 1500 इंटरेस्ट दे रहे हैं, उधार आप कितना लिए, 30,000। तो सर 30,000 का 1500 कितना, 10% 3,000, 1% 300, मतलब 5%। तो सर मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 5% है, 5% है। क्लियर हो गया। ऐसे ही तो बनाना है सवालों को। और कैसे बनाइएगा, देखो टाइम एंड वर्क का मजदूरी वाला सवाल, अभी हम टाइम एंड वर्क का कंटेंट बनाए हैं, प्रथम बैच में पढ़ाए नहीं है, अब उसको आज या कल में वो कंटेंट चला जाएगा। करीबन 170 सवालों का सेट हमने बनाया है और हमने 7 टाइप में पूरे टाइम एंड वर्क को डिवाइड किया है। ठीक है, 7 टाइप 170 सवाल। ठीक है जी, 7 टाइप में 170 सवाल में आपका पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो भाई साहब 12 मजदूर जो है किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 8 मजदूर इसी काम को x दिन में करेंगे। काट दो, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, और 9 गुना 3 कितना, 27 दिन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 मजदूर 27 दिन का समय लेगा। मध्यानुपाती से कितना सवाल आता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, √√AB, A गुना B। A की जगह पे क्या है, x+3, B की जगह पे क्या है, x-3। और सर मध्यानुपाती क्या दिया है, 4 दिया है, यही ना सवाल में दिया हुआ है। तो भाई साहब हमें x का वैल्यू ही तो निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, इधर हो जाएगा स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। लीजिए लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा, x+3 इंटू x-3, a+b इंटू a-b, a² - b², मतलब x² - 3 का स्क्वायर 9। तो सर 16 में 9 जाके जुड़ेगा 25 हो जाएगा, और √25 मतलब 5 आएगा। तो सर x का वैल्यू क्या आएगा, क्लियरली 5 आएगा। और कुछ
और कुछ तो करना नहीं है इसमें। रेकरिंग अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, पढ़ाना बाकी है, ठीक है। रेकरिंग ये तो बहुत ही हलवा सा सवाल है भाई साहब। 3x प्लस 2.3666 इनफाइनाइट तक बराबर 5.46666 इनफाइनाइट तक। करना क्या है, सीधा सा बात, अगर हम इसको इधर घटा दें तो भाई साहब 5.4666 तीन ही बार लेते हैं, घटा देते हैं 2.3666। 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 4 में 2 गया 2, और यहाँ पर भाई साहब आप, अच्छा 4 में 3 गया ना, सॉरी 4 में 3 गया 1, ठीक है, 5 में 2 गया 3। ये भाई साहब इसको अगर हम लिख दें तो ये कुछ और नहीं 31/10 ही तो है, और सर इसी का वैल्यू ना 3x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 31/10 गुना 30, यही ना होगा 31/30। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। करना क्या है इसमें, सिंपल तो सवाल है। आगे बढ़ जाइए। दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। सबसे पहले इसका माध्य क्या होगा, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का गैप है तो इसका माध्य हो जाएगा 15। 15 से कितना ज्यादा 10, 15 से कितना कम है ये 5, प्लस में जोड़ते जाइए। 15 से बराबर 0, प्लस में 5 ज्यादा है और प्लस में 10 ज्यादा है। तरीका यही ना है। कितना 10, 5, 15, 5 और 10 15, 15, 15, 30। कितना टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भागा दे दीजिए, 5 6 के 30। ऐसे ही ना बनाते हैं ऐसे सवालों को, और कैसे बनाइएगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। कहता है कि उभयनिष्ठ केंद्र O वाले, कितना बार सवाल बताए हैं ऐसा, उभयनिष्ठ केंद्र O वाले 2 सकेंद्री वृत्तों में बाह्य वृत्त पर एक जीवा AB है जो आंतरिक वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करती है। यदि वृत्त केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, बाहरी रेडियस 13 सेंटीमीटर है और अंदर वाला रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। समझ लीजिए सवाल बहुत ही सिंपल है। तो सर हम यहाँ से पे 2 सर्कल लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से 2 सर्कल लिया, इसको थोड़ा हैवी बना देते हैं। अब भाई साहब एक सर्कल और लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, कलर बदल दिए, ठीक है, और ये एक ही सेंटर से है, ठीक है, सेम सेंटर से है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इनका सेंटर क्या है, सेम है, एक ही है दोनों का, ठीक है। मान लो यहाँ पे दोनों का सेंटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि AB जो है बाह्य वृत्त पर एक जीवा है जो आंतरिक वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करता है। अब भाई साहब एक मेरा यहाँ पे जीवा है AB, इसका नाम दिए AB, और ये AB है इस छोटे वाले सर्कल को C और D पर इंटरसेक्ट करता है, यही सवाल बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, और जो अंदर वाला जीव रेडियस है वो 7 है, और जो बाहर वाला रेडियस है ये भाई साहब 13 दिया है। अरे भैया यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनता है, ये दोनों का दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो सर हमें AC का लेंथ निकालना है, मतलब अगर मान लो कि ये जो है इसको हम नाम दिए M, ये जो M पॉइंट क्या है, M क्या है, केंद्र से जीवा पे लंब है, ठीक है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने मिल रहा है, तो एक बात बताइए कि CM का लेंथ क्या हो जाएगा। बोले सर 7 का स्क्वायर 49 में 3 का स्क्वायर 9 जाएगा, तो सर 40 √40 मतलब 2√10 यही आएगा। और भाई साहब MB का लेंथ क्या आ जाएगा, MB का लेंथ क्या आ जाएगा, MB का लेंथ क्या आ जाएगा, MB का लेंथ क्या आ जाएगा। बोले सर ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस 13 है, इसमें हाइपोटेनस 7 था, इसमें क्या है परपेंडिकुलर मेरा 3 है, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में 3 का स्क्वायर 9 गया, 160 बचा।
160 को हम क्या लिखेंगे, 16 गुना 10 मतलब 4√10, 4√10 यही ना होगा, बोले जी। अब ध्यान से देखो, m से b और m से a बराबर है, m से c और m से d भी बराबर है, ठीक है। तो अगर m से b का या m से a का डिस्टेंस 4√10 है और m से c का डिस्टेंस 2√10 है, तो जब 4√10 में 2√10 को घटाएंगे तो सर 2√10 ही तो बचेगा, मतलब ये कितना आएगा, 2√10 ही तो आएगा। और AC का लेंथ ही हमसे पूछा है, चाहे AC पूछता चाहे DB पूछता, बात बराबर है, 2√10 आपका आंसर आ जाता, सीधा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। किसी संख्या के 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या के 50% का मान ज्ञात करिए। तो भाई साहब किसी संख्या का 40%, x का 40%, 40% मतलब 2/5 होता है। इसमें हम अगर 240 जोड़ देंगे तो भाई साहब हमें x ही मिलेगा। तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो 240 बराबर x में 2x/5 को घटाएंगे तो 3x/5 ही तो बचेगा। इसको काट दीजिए 3 से 8 बार में और 8 बचे 40, x का वैल्यू कितना, 400 आ गया। तो संख्या क्या है, 400 है। हमसे पूछा है कि उस संख्या का 50% आधा, 400 का आधा 200 होगा, 400 का आधा 200 होगा और 200 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा सीधा सीधा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि A और B मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अकेले उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है तो B अकेले सामान्य कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करेगा। वेरी वेरी सिंपल सवाल। तो A करता है 35 दिन में और सर B करता है 60 दिन में। अब सर 35 और 60 का एलसीएम कितना, तीनों 180 पे मिलेगा दोनों। देखो तो 35 से कितना बार में 180 पे मिलेगा, ये तो मिलेगा, और ये 4 बार में 4 × 12, 5 बार में 30 × 5 150, नहीं 6 बार में नहीं, 180 नहीं होगा एलसीएम, 180 नहीं होगा। तो अगर एलसीएम नहीं निकल रहा है तो भाई साहब सीधा आप इसका 2 टुकड़ा कर दो। इसको आप बोलोगे सर 7 × 5 और सर इसको कर दो 5 × 12, तो सर 12 × 7 84 और 84 × 5, तो इसको आप सीधा सीधा लिख दो 84 × 5, तो 5 × 20 और 5 × 40 और 2 42, 420। 420 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई साहब। अब 35 को 420 से भाग लगाएंगे तो सर 7 से कट जाएगा 6 बार में, 60 और 60 को 5 से भागा देंगे 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। ये 12 बार में जाएगा, ठीक है। और इसको 60 से भागा देंगे तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो सर एक दिन में कितना काम होगा, 18 होगा। अच्छा ये जो है ये A और B मिल के है ना, सॉरी ये A + B का काम है और ये सिर्फ A का काम है। तो सर अगर A और B मिलके 12 काम करता है और A अकेले 6 काम करता है तो B कितना काम करता होगा, B भी 6 ही काम करता होगा, 6 × 6 12 होता है। तो अगर B पूरा काम करे, कह रहा है कि पूरा काम नहीं करना है, 1/3, तो सर 420 का 1/3 कितना, इसको 3 से भागा देंगे 140। और भाई साहब 140 को हम अगर 6 से भागा दे दें तो सर गड़बड़ हो गया कहीं, 1/3 14 40, तो सर 6 से भागा दे तो 6 × 12, 6 × 12 और फिर 6 × 18, नहीं तो कहीं हमसे मिस्टेक हो गया, कहीं हमसे मिस्टेक हो गया। देखो सिंपल सा सवाल है, कहीं हमसे मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हम निकाल रहे थे ये जो A + B है एक्चुअली में, ठीक है, ये दोनों करता है 35 काम और ये भाई साहब करता है, A करता है 60 काम 60 दिन में, ठीक है।
तो 35 और 60 का एलसीएम कितना हो, 35 और 60 का एलसीएम। तो अगर हम ऐसे ही इसको लिख दे कि 35 और 60 का एलसीएम 60 गुना 35 ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 35 से इसको भागा देंगे 60 बचेगा, 60 से इसको भागा देंगे 35 बचेगा। तो ए और बी मिलके 60 काम कर लेता है। इसका मतलब ये है कि ए 35 काम कर रहा है अकेले, तो 60 में 35 गया तो बी कितना 25 काम करेगा। अच्छा, हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था ना, बी 25 काम कर लेता है एक दिन में, ठीक है, 25 काम कर लेता है। अब भाई साहब बी को पूरा काम करना नहीं है, बी को 1/3 काम करना है। तो सर 60 गुना 35 का 1/3 कर दो, इतना ही काम करना है। और बी एक दिन में कितना 25 काम कर रहा है, 25 से भागा दे दो भाई साहब। 5 बचे 25, 5 से 7 बार में, 5 से 12 बार में और 3 से 4 बार में, सब चुके 28 दिन का समय लगेगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, आगे बढ़ जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, सिंपल सवाल है, सीख लीजिए इसको, बहुत आसान है और तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है जी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, जरा ध्यान से देखना। अब कह रहा है भाई साहब इसका शीर्ष सी एक्स वाई है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 और 5, बी का 4 और 7 और भाई साहब डी केंद्रक डी हमारा क्या है, केंद्रक है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 5। तो हमें ना एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक तो डिटेल फॉर्मूला है ही, ठीक है, तो उससे जाएंगे तो फिर एग्जाम में बनाने से कोई फायदा है नहीं। अब देखो हमें मान लो कि एक हमारा ट्रायंगल दे दिया है और भाई साहब चारों कोऑर्डिनेट में से 3 दे दिया है, कोई एक हमें निकालना है, तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। केंद्रक दिया हुआ है इसमें, जब केंद्रक दिया हुआ रहे और तीनों शीर्ष में से 2 दे दे और तीसरा आपको निकालना है, करना कैसे है जरा ध्यान से देखना। हमें x निकालना है ना, तो पहला वाला ये जो केंद्रक है 4 का 3 गुना कर दीजिए, 4 का 3 गुना। तो सर जो x का वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा देख लीजिए, 4 का 3 गुना कर दीजिए, कितना 12। अब माइनस करिए, a का पहला और b का पहला, 1 और 4 5, कितना 7 आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। अब y के लिए 5 का 3 गुना कर दीजिए 15, माइनस a का दूसरा 5 और b का दूसरा 7, 7 और 5 12, 15 में 12 गया 3। तो लो भाई साहब x का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, तो जो c है वो 7 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 3 हो जाएगा। तो एक तो डिटेल वाला है, दूसरा आपका ये वाला तरीका है, ठीक है। एक्स वाई जेड में xt एंगल x का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर पे कितना सवाल आ रहा है, ठीक है, कितना सवाल आ रहा है एंगल बाइसेक्टर पे, सीधा सीधा, ठीक है। ये a है, ये हमारा, अच्छा एक्स वाई जेड है ना, हमें एक्स वाई जेड लिखना है, हमें a b c लिखने की लत लग गई है, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है। एंगल x का एंगल बाइसेक्टर t पे मिलता है, बोले ठीक है। अब ध्यान से देखो xy 5.6 है, ठीक है, yz 6 है, पूरा yz का वैल्यू दे दिया है 6। उसके बाद y से t का वैल्यू 3.2 है। तो सर ये 6 में 3.2 मतलब 60 में अगर 32 घटाएं तो 24 कितना, 60 में 32 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 60 में 32 घटाएं तो 28, तो ये भाई साहब 2.8 होगा, ठीक है। 2 3 2 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। 6 में 3.2, पूरा xz का लेंथ 6 दिया हुआ है और yt का लेंथ 3.2
2 दिया हुआ, तो सर TZ का लेंथ क्या है 6 में इसको घटा दिए, तो हम 6 नहीं हम इसको 60 माने, सबको 10 से मल्टीप्लाई, तो सर 60 माइनस 32 28 मतलब 2.8। अब देखो क्या होता है ना कि एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि जो रेशियो XY का हो, जो रेशियो XY अपॉन XZ का होगा वही रेशियो YT अपॉन TZ का होगा। ठीक है, यही चीज हम लोग पढ़े हैं कि सर XY अपॉन XZ बराबर YT अपॉन TZ, यही चीज पढ़े हैं, यही होता है। अब देखो XY आपके पास, आप इनका रेशियो भी देख सकते हैं, डायरेक्टली रेशियो भी देख सकते हैं। XY मेरा क्या है 5.6, XZ निकालना है अपॉन YT 3.2, TZ 2.8, निकल नहीं जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 8 32, 8 सत्ते 56, 7 गुना 7 49, XZ 49 मतलब 4.9, किधर 4.9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा XZ का वैल्यू। आप यहाँ से रेशियो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जब सीधा सीधा रहेगा तो कोई राशि, हजारों बार ये सवाल आ चुका है SSC में भी, रेलवे में भी, स्टेट एग्जाम में भी। कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। तो सर अगर इसका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि 7 साल में कितना हो गया 3 गुना, 3 का पावर 1 बोलेंगे, बोले ठीक है। कह रहा है कि कितना साल में ये 27 गुना हो जाएगा, तो 27 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 3। तो भाई साहब इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 21 साल में कितना हो जाएगा 27 गुना, और 21 साल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई साहब। यहाँ क्या आएगा 21 साल आएगा। 7 साल में 3 का पावर 1, तो कितना साल में 3 का पावर 3, तो इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 21 साल में। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाइए। बहुत अच्छा सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, और बहुत आसान सवाल है। अमित भूमि पर खड़ा है, और अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए नहीं है, इस सवाल को हम उसमें इंक्लूड करेंगे जरूर। ठीक है, अमित भूमि पर खड़ा है और 100 मीटर की लंबी डोरी का उपयोग करके 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। नितिन 10 मीटर की ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है और 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत पक्षों में खड़े हैं जहां पतंगे मिलती है। अब देखो अमित का पतंग ऐसे उड़ रहा है, और एक लड़का और कौन सा है नितिन का पतंग ऐसे, दोनों पतंग ऐसे मिल गया। ठीक है, दोनों ऐसे मिल गया पतंग। ठीक है, नितिन को कितनी लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए ताकि दोनों पतंगे एक ही बिंदु पर मिले। पतंग की डोरी की लंबाई, एक बात बताओ कि सर, एक बात बताओ, पहला बात ही ये है कि सर नितिन जो है 10 मीटर ऊंचा छत पर खड़ा है। ठीक है, छत का ऊंचाई कितना है 10 मीटर। ठीक है, यहां से ये पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, यहां से ये पतंग को उड़ा रहा है, 10 मीटर ऊंचाई है, 10 मीटर ऊंचाई है छत का। अगर छत का ऊंचाई 10 मीटर है, छत का ऊंचाई अगर 10 मीटर है, तो भाई साहब नितिन है ना, छत पे नितिन है, तो सर नितिन का पतंग ऐसे उड़ रहा होगा, बोले जी हाँ। और इधर है आपका अमित का पतंग ऐसे उड़ रहा होगा, बोले जी हाँ, दोनों। ठीक है, अब कह रहा है कि जो नितिन है, नितिन का एंगल अमित का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और नितिन का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और दोनों पतंग यहाँ पे मिल रहा है, बोले जी हाँ। ठीक है, तो हमसे बोला है कि जो अमित है इसका तो पतंग का डोरी का लंबाई 100 मीटर दे दिया है। हमसे पूछा है कि जो नितिन है इसका पतंग का डोरी का लंबाई कितना है, ये चीज पूछा है। तो सर एक बात बताओ, अगर ये 30 है, आप लोग को रेशियो बताया है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चाहे तो हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा फ्री का लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए। ठीक है, रेशियो कैसे यूज करना है।
30 है, 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, और ये 30 है तो ये 60 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। बोले जी हाँ। 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, और सर 90 के सामने क्या होता है, 2 होता है। तो सर 2 का वैल्यू 100 मीटर है, तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा, 50 मीटर। मतलब 50 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, 50 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। अगर 45, ये क्या है, इसका हाइट क्या है, 50। अब एक बात बताओ भाई साहब, ये पूरा हाइट 50 है ना, किसका 50 है? अरे भैया ये 10 मीटर छत का भी तो ऊंचाई है, 10 मीटर छत का भी तो ऊंचाई है, तो उसको तो घटाना होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 50, अगर हम यहाँ से यहाँ, अगर हम ऊपर से छत के ऊपर तक का हाइट बोले तो सर ये 40 होगा। बोले जी हाँ। अब ये 45 डिग्री है, तो ये दोनों भुजा का लंबाई क्या बराबर ही तो होगा, ये 40 तो ये भी 40, तो ये कितना, 40√2। मतलब ये जो नितिन है, इसका पतंग का लंबाई, पतंग की डोरी का जो लंबाई है वो 40√2 होगा। क्लियर है बिल्कुल सवाल? आगे बढ़ जाइए। यदि ग्राहक किसी उत्पाद की 100 से अधिक यूनिट्स खरीदता है तो एक थोक विक्रेता कुल खरीद पर 2% की स्कीम छूट प्रदान करता है, 2% का डिस्काउंट देता है। यदि प्रति यूनिट मूल्य 20 रुपया है तो ग्राहक 150 यूनिट खरीदने पर कुल देय धनराशि क्या होगा? अगर आप 20 रुपया के हिसाब से 150 यूनिट खरीदते हैं तो 20 गुना 15, 3000 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन 3000 नहीं देना है, आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सर 3000 का 2% कितना, 10%, 1%, 60 रुपया, 60 रुपया घट जाएगा, 3000 में 60 घट जाएगा तो 2940 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। सुशांत और वरुण 400 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। सुशांत एक चक्कर 100 सेकेंड में पूरा करता है और वरुण एक चक्कर 80 सेकेंड में पूरा करता है। वे समान बिंदु से एक साथ शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ वापस लौटने से पूर्व वो कितनी बार मिलेंगे, वो कितनी बार मिलेंगे? और भाई साहब एक वृत्ताकार ट्रैक है ऐसे, एक वृत्ताकार ट्रैक है ऐसे, इस पर दोनों दौड़ रहा है और सर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ये एक व्यक्ति इधर दौड़ रहा है तो एक व्यक्ति इधर दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो सुशांत जो है एक चक्कर 100 सेकेंड में पूरा कर देता है, सुशांत 100 सेकेंड में पूरा कर देता है। अनुपात वरुण 80 सेकेंड में। सर इसका रेशियो देखिए तो ये 5:4 है। बोले जी हाँ। इसका मतलब ये है कि दोनों जब 400 चक्कर का रेस पूरा करेगा, एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा, तो दोनों जो है 5 और 4 9 बार मिलेगा, पूरा 9 बार मिलेगा। लेकिन हमसे बोला है कि प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने से पहले, मतलब प्रारंभिक बिंदु मेरा ये है, इस पर वापस लौटने से पहले तो भाई एक बार कम मिलेगा, मतलब 8 बार मिलेगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में तोड़ना होगा सवाल को, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक समचतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका ऊंचाई ज्ञात करिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई x है तो भाई साहब आधार मेरा 3x है, यही क्या हो गया क्षेत्रफल। और कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 से काट देते हैं तो 3 7 21, 3 दूना 6, 72 बार में x स्क्वायर बराबर आपका 72 हो गया। तो सर x का वैल्यू कितना, 36 दूना 72, 6√2 हो गया। यही ना ऊंचाई है, x ऊंचाई है, 3x मेरा बेस है, तो 6√2 आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। कितना हलवा सवाल पूछा है, आप लोग देखते जाइए पैटर्न। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 7 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। ऐसे सवालों को करने का तरीका आपको बताते हैं। अगर हम संख्या में 4 घटा दें तो संख्या 8, 7 और 11 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो सर हम अगर 9860 में 4 घटा दें कितना आएगा,
9854, सॉरी 56, 9856 आएगा। ठीक है, 60 में 4 घटाएंगे, बोले जी हाँ। 9624 में 60 घटा देंगे, 4 घटा के लिख, आपको 4 घटा के लिखना है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आपको 4 घटा के लिखिए। ठीक है, 4 घटा के लिखिए तो ये हो जाएगा 9856, 4 घटाइए 9620, 4 घटाइए 9952, 4 घटाइए 11 में 4 गया तो 7, 9807, बोले जी हाँ। अब इनमें से एक नंबर ऐसा है जो 8 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। तो पहले 11 चेक कर लेते हैं। 11 में क्या है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या तो 11 का मल्टीपल होता है। तो देखो 6 और 8 14 और 9 और 5 14, 14 में 14 गया 0, ये 11 से डिविजिबल है। ये 9 2 11, 11 में 6 गया, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 9 2 11 और ये 14, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 8 7 15, 15 में 9 गया 6, ये भी 11 से। तो सर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है, मतलब हमारा आंसर वही हो जाएगा 9860। और क्या है, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एज का निहायत ही आसान सवाल है। राहुल की आयु उसके पुत्र की आयु का 7:2 है। यदि राहुल की आयु 49 वर्ष है तो भाई साहब उसके पुत्र की आयु कितना। राहुल इसी 7 का वैल्यू 49 दिया है, मतलब 1 का वैल्यू 7 है तो सर 2 का वैल्यू कितना, 7 दूना 14 है, मतलब उसका बेटा का उम्र कितना, 14 साल है। क्लियर हो गया, देखते जाइए। 750 मीटर की रैखिक दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है और 444 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है। 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल होता है ये। ठीक है, तो भाई साहब एक्स और वाई के बारे में जरा सोचिए। अगर एक्स 750 मीटर दौड़ेगा तो इस दौड़ में y को 10 मीटर से हरा देगा। इसका मतलब ये है कि जितना देर में x 750 मीटर दौड़ेगा उतना ही देर में y जो है x से 10 मीटर कम दौड़ेगा। मतलब अगर x 750 दौड़ रहा है तो सर ये 740 ही तो दौड़ेगा। बोले जी हाँ। तो सर इनका रेशियो अगर हम निकालें तो सर ये 75 और 74 होगा। बोले जी हाँ। अब देखो y और z में क्या दिया हुआ है। y 444 मीटर की दौड़ में z को 6 मीटर से हरा देता है, मतलब जितना देर में y 444 मीटर दौड़ेगा उतना ही देर में z 6 मीटर कम दौड़ेगा, मतलब 444 में 6 गया तो 438 मीटर दौड़ेगा। यही बोल रहा है सवाल। इनका रेशियो देखो 6 से 6 सत्ते 42, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42, 6 तिया 18। अब देखो सर x 75, y 74, y 74, z 73। अगर y का वैल्यू बराबर नहीं होता तो हम बराबर कर देते। इसका मतलब ये है 75, 74 और 73। इसका मतलब ये है कि जितना देर में x 75 मीटर दौड़ेगा उतना ही देर में y 74 मीटर दौड़ेगा, उतना ही देर में z 73 मीटर दौड़ेगा। अब कह रहा है कि 150 मीटर की दौड़ में अगर 150 मीटर दौड़ाया जाए तो x z को कितने मीटर से हरा देगा। तो भाई इसी 75 का 2 गुना ही तो 150 है। बोले जी हाँ। तो सर 73 का 2 गुना कितना, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 146 मीटर। बोले जी हाँ। तो यहाँ से कितना का डिफरेंस आ रहा है, 4 मीटर, तो 4 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन सी। अगर हम इसका भी डबल कर दें तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 148। मतलब जितना देर में x 150 मीटर दौड़ेगा उतना ही देर में z 146 मीटर दौड़ेगा। तो सर 4 मीटर से हरा रहा है। अगर हमें x और y का पूछता तो सर इसका तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि ये तो दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। खत्म हो गया आपका 35 सवाल। ठीक है, तो आप देखिए कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो कि आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें किस तरीके का सवाल पूछा गया है। सीबीटी 1 से भी आसान है,
क्यों आसान है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि CBT 1 में भीड़ बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे भाई साहब मैक्सिमम लोग क्या हो गए, बाहर हो गए। अब जो बचे हैं उनमें कंपटीशन है। तो सर मैथ आसान है, रीजनिंग भी आपका आसान था, जीके जीएस हिस्ट्री से हम देखें जो भी सवाल था बिल्कुल आपका जो है लूसेंट में सारा का सारा सवाल आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं बिल्कुल सटीक पढ़ा रहे हैं, एक भी इधर उधर का चीज नहीं है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा, इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।